This conference will now be recorded. So, all the best, Nikhil. Recording has started, right? You can take over completely. निखिल आप म्यूट पे हो शायद, like you can unmute yourself because we are not able to hear you. निखिल कोई issue है तो like you can disconnect and connect back if you're having some audio issues. Yeah. This conference will now be recorded. Good evening, everyone. My name is Nikhil Kumar. I'm a BTech first year student. My stream is computer science and I'm studying at IEM Kolkata right now. Today I will be presenting to you just a recap of the things we have learned in the past month, I think. And we will learn how to create an AWS server, an online server, and how to host various applications on it and how to configure it basically. So let's begin. Before we begin, like one thing I want to remind everyone that like you are free to ask any questions. निखिल Yeah, इसमें yeah, कुछ भी yeah. पूछ, I ठीक है? will try to तो answer them to the yeah, best of my knowledge, and great, not the technical terms, but the concept I will surely try to answer. So let's great. go to the console of AWS. I'm already logged in, and we will create an instance from the scratch. Wait a second. Oh, this is not terminated. I have terminated somewhere. Sorry for this. This will just take few moments to shut down. So Nikhil, like meanwhile, when you spawn your new instance, can you give some context कि like आज हम क्या करने वाले हैं? Yes, yes. पहले तो हम लोग अपने सर्वर को होस्ट करेंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एनजीनिक्स पहले डालेंगे, उसमें पाइथन डालेंगे, उसमें जैंगो डालेंगे और हम लोग को वहाँ पे अपना जैंगो का एक सर्वर होस्ट करना है, सर्वर एप्लीकेशन होस्ट करना है। हम लोग का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है अभी कि जब जैसे कि ये मेरा एक पहले से खुला हुआ है कि जब मैं यहाँ से ओपन एड्रेस करूँ आके, जैसे कि ये मेरा डोमेन नेम है, डीएनएस है, पब्लिक डीएनएस है, उसको जब डोमेन नेम पे मैं जाने की कोशिश करूँ तो ये डायरेक्टली हमको यहाँ मेरा जैंगो पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। रीडायरेक्ट क्या मीन्स ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जैंगो यहाँ पे वर्क कर रहा है और वो भी ये पोर्ट 80 पोर्ट 80 पोर्ट बहुत सारा है, 88,000 अलग अलग तरह का। तो पोर्ट 80 जनरली जिस पे सब कुछ चलता है, सारे रिक्वेस्ट जाते हैं, जैसे हम लोग गूगल खोल रहे हैं या कुछ भी खोल रहे हैं, वो पोर्ट 80 पे चलता है। तो ये हम लोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव। एक सेकंड, इसके साथ साथ कि ये जैसे कि बहुत लोग ने ये किया भी होगा पहले, तो हम लोग को ऐसा ना हो कि बार बार पुट्टी खोल के ओपन एसएसएच खोल के हम लोग को जाके उसको रन सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर करना पड़े। ये चीज नहीं होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर एंड एनजिनिक्स से होते रहेगा। क्या है ये सब आगे आने वाला है। सो यही ओवरव्यू था Great, great. एंड ये मेरा टर्मिनेट हो चुका। अब एक नया इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। So we will select the Ubuntu server
ये फ्री टायर में अवेलेबल है एंड यहाँ पे सब कुछ एक के बाद एक फ्री टायर वाला ऑटो सेलेक्ट होके याद किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने का या ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एंड लॉन्च। की पेयर का कॉन्सेप्ट है कि 2 की पेयर रहता है, एक आपका सर्वर में आप जो होस्ट कर रहे हैं उसके पास एक रहेगा, एक की पेयर आपका। आप अपना की पेयर के बिना कभी भी अपने सर्वर को ओपन एसएसएच पुट्टी या फिर डायरेक्ट कमांड लाइन से कभी एक्सेस नहीं कर सकते, इसका आपको जरूरत है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन रहता है क्रिएट चूज एन एग्जिस्टिंग पेयर या फिर क्रिएट करें। तो मेरे पास पहले से क्रिएटेड है तो मैं चूज कर रहा हूँ, नहीं तो वहां पे आप क्रिएट। मैं अपना ये वाला क्रिएट किया। यस आई एक्नॉलेज दैट आई हैव दिस एंड लॉन्चिंग। लेट्स लॉन्च दिस। ये लॉन्च हो गया मेरा। पेंडिंग लॉन्च। अब जैसे अगर मैं अभी यहाँ ओपन एड्रेस करूंगा तो मेरा कुछ खुलेगा नहीं, ये ऐसे लोडिंग गोल गोल होते रह जाएगा क्योंकि वहां अंदर कुछ है नहीं, वो खाली डब्बा है। सर्वर में फिलहाल कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। मैं यूज करूंगा पुट्टी। तो यहाँ पे डाले मेरा होस्ट कहाँ पे है, और जाके हमको यहाँ पे की पेयर देना पड़ता है। की पेयर एंड ओपन। यस मेरा यूजर नेम बाय डिफॉल्ट से आता है ubuntu एंड आई मीन। तो ये देखो ls से अंदर में कुछ नहीं। तो अब इसके अंदर स्लाइड्स, पहला चीज हम लोग का काम है अपग्रेड करना सर्वर को, और उसमें जो भी हम लोग को इंजीनियरिंग का जो चाहिए उस पर अपग्रेड क्या है। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सब कुछ अप टू डेट रहे, तो उसको बस यहाँ से एक कमांड उठा के डालेंगे। टाइम इंट्रोड्यूस करने के लिए इधर अपडेट हो रहा है। हो गया अपडेट। अब करेंगे अपडेट का मतलब वहाँ पे वो चेक करता है पहला चीज कि कितना क्या क्या अपडेट्स अवेलेबल है, और इसको जब अपग्रेड के लिए करेंगे तो ये अब अपग्रेड है। यहाँ एक चीज देखने वाला चीज है, ये जो गेट वाई है, क्योंकि अगर बिना गेट वाई के sudo apt अपग्रेड डालेंगे तो एक बीच में क्वेश्चन पूछता है कि डू यू वांट टू अपडेट, ऐसे करके उसमें वाई यस देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस कमांड से डायरेक्टली वो यस को भी ले लिया। आप हो जाइए एंड करेंगे। It is taking more time than usual. Done. Yes, done. तो अब हम लोग इंस्टॉल Nginx हमको जरूरत है अपना कोई भी चीज रन करने के लिए। अब जैसे कि मेरा Nginx इंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। Nginx जैसे कि अगर इसको मैं ओपन एड्रेस करता हूँ, फिलहाल कुछ शो नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि यहाँ पे होता है इनबाउंड रूल्स सिक्योरिटी ग्रुप्स में। यहाँ पे जाकर जब सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम लोग जाएंगे तो
इनबाउंड रूल्स। तो ये देखो SSH से मिस पोर्ट 22 खुला हुआ है, वो जो मेरा Nginx है वो हमेशा रन करता है पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग को अपने से इनबाउंड रूल डालना पड़ेगा कि वो चीज को वो सपोर्ट करे। तो मेरा वो है HTTP ये ऑटोमेटिकली एंड ये जो चीज है ये 0.0.0 ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि ये बाहर से भी जब हम लोग कॉल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ इसको बाहर से, तो ये वाला सपोर्ट लेगा कि हाँ उसको अलाउ करेगा। तो इसको यहाँ पे सोर्स में डाल दीजिए, सेव रूल्स, ये हो गया अपडेट एंड वेलकम टू Nginx, चांस दे दिया रिलोड हो गए। तो मेरा मीन्स Nginx चल रहा, ठीक है। अब वापस चलते हैं इस पे। नेक्स्ट है सुपरवाइजर इंस्टॉल मार लेते हैं हम लोग। सुपरवाइजर क्या है ये अभी इंस्टॉल लगा के बताता हूँ। सो ये होने दो पीछे, जो मैं शुरू में बता रहा था कि आज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ये है कि ये जो बॉक्स है ये हम लोग का टोटल सर्वर है। इसके अंदर जो हो रहा है ये सब हम लोग अभी डिजाइन करें। क्लाइंट का क्या काम है, क्लाइंट किसी भी एप्लीकेशन से किसी API कॉल करके हमेशा पोर्ट 80 के द्वारा कॉल करेगा। अब पोर्ट 80 को मेरा Nginx सपोर्ट करता है। मैं जब अपना Django का सर्वर रन करूंगा तो वो पोर्ट 8000 पे रन करता। तो इस चीज को कनेक्ट करना है हमको कि मेरा पोर्ट 80 पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि 8000 पे मैं रन करा सकता हूँ लेकिन फिर हमको वहाँ DNS में 8000 लिखना पड़ेगा तब जाके यहाँ तक पहुंचेगा। तो उसको हटाने के लिए हमको चाहिए कि सिंपल पोर्ट 80 पे आ जाए। तो कैसे, तो इस चीज के लिए बीच में आता है gUnicorn और सुपरवाइजर। अब ये बीच वाला इसका काम है कि एक तरफ से ये अटैच होगा, मीन्स लिंक करेगा अपने आप को Django से, और एक तरफ से लिंक करेगा Nginx से। तो सुपरवाइजर मैनेज करता है gUnicorn.sock यानी एक सॉकेट फाइल को, सॉकेट फाइल Nginx और gUnicorn को लिंक करता है। तो सुपरवाइजर का एक तरह से काम है Nginx और gUnicorn का लिंक बनाए रखना, उसको मैनेज करते रहना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करते रहना। और हम लोग एक फाइल में जाके यहाँ पे इस लिंक को आराम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर और gUnicorn के बीच में। राइट ये है निखिल, एक छोटा सा करेक्शन है, सॉरी टू डिस्टर्ब। दी करेक्शन है कि जो हमारे पास gUnicorn.sock फाइल बनी है ये एक यूनिक्स सॉकेट फाइल है, और जो यूनिक्स सॉकेट फाइल होती है इसका काम होता है कि दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन बनाना। फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सही सही, करेक्ट, थैंक यू। राइट। और जो और सुपरवाइजर इट इज नॉट मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन योर Nginx एंड योर उसको एप्लीकेशन मैनेज सर्वर, कर रहा है, उसे मैनेज नहीं कर। एप्लीकेशन सर्वर में इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ Nginx और gUnicorn इनके बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसको, उस यूनिक्स सॉकेट को इसको मैनेज करना, उसका यही काम है सुपरवाइजर का बस। करेक्ट। I hope everybody got that. फिर close। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, सुपरवाइजर इंस्टॉल हो चुका है, Nginx इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट सुपरवाइजर हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे हम लोग का सिस्टम बूट करे, जैसे स्टार्ट हो तो मेरा सुपरवाइजर भी चलना चाहिए उसके साथ साथ। जैसे मेरा ऑन हुआ सुपरवाइजर ऑन हो गया, ताकि मैं जब भी रिबूट मारूं या स्टार्ट करूं मेरा सब कुछ Django सर्वर भी रनिंग हो एंड में। तो उसके लिए ये कमांड है sudo systemctl enable supervisor। और ये हो गया। तो स्टार्ट सुपरवाइजर, क्योंकि हम लोग उसको इनेबल किए हैं लेकिन सुपरवाइजर भी चालू नहीं है, तो इसको हम लोग चालू भी करते रहे। एंटर। अब आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट का। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसको मैं अपने सिस्टम के अंदर ही स्टैब्लिश कर दूंगा कि अब इसके अंदर हम जो भी करेंगे वो मेरा बाहर के जैसे पाइथन हुआ या फिर बाहर जो भी Nginx इंस्टॉल्ड है उसको कोई कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इवन इफ समथिंग गोज रॉन्ग द इंटरनल थिंग्स ऑफ माय सिस्टम विल स्टे सेफ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए हम लोग पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल मारते हैं। तो
इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट, हो गया। एलएस करने पर ये सारा वर्चुअल एनवायरनमेंट के कारण ये सब बन गया। अब हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उससे पहले इस चेक करेंगे पाइथन का वर्जन क्या है। अपने पाइथन 3 का वर्जन क्या है, क्योंकि पाइथन इंस्टॉल नहीं किया। तो पाइथन 3.8.5 मेरे पास ये पाइथन है। अब मैं जैसे ही इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाऊंगा, मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि दोनों का पाइथन अलग रहेगा। जैसे कि अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ एक ब्रैकेट के अंदर आ गया कि इसका मतलब है कि मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुका हूँ। अब अगर मैं पाइथन वर्जन करता हूँ, पाइथन 3 भी नहीं, सिर्फ पाइथन वर्जन करूंगा, 3.5 क्यों दे रहा है, 2. पाइथन 2 रन करना चाहिए। नहीं, वो एकदम सही है। एक्चुअली जब आपने पाइथन माइनस माइनस वर्जन किया तो उससे क्या हुआ कि जो सिस्टम का पाइथन था वो बाय डिफॉल्ट उसका पाथ सेट नहीं है, राइट। बट जब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट करके सिर्फ पाइथन माइनस माइनस वर्जन किया तो फिर उसने क्या किया, वर्चुअल एनवायरनमेंट का पाइथन ले लिया। तो इससे जो डिफरेंस है वो इतना ही बहुत है, एविडेंट है यहाँ से, कि बाय डिफॉल्ट जब हम सिस्टम का पाइथन देख रहे थे तो हमें वो नहीं मिला, बट वर्चुअल एनवायरनमेंट का जब हम पाइथन देख रहे हैं, वो तो यहाँ पे नहीं शो हुआ। करेक्ट। अच्छा, उसमें अगर ऊपर में इंस्टॉल किया रहता पाइथन, तब जाके वहां पे ऊपर में मेरा 2.7 दिखा था बाहर में डीएक्टिवेटेड मोड में, और यहाँ पे एक्टिवेटेड में 3.8.5 बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। सही। करेक्ट। और इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करने का बस सिंपल TEACTIV8 डीएक्टिवेट लिखो, वो बाहर आ गया और सोर्स पिन एक्टिवेट से वापस से खुल भी जाएगा। अब इंस्टॉल करना है Django एंड GUnicorn। तो ये सिंपल कमांड्स हैं एंड इससे आराम से हो जाएगा। दोनों चीज मेरा इंस्टॉल हो गया। लेट्स गो फर्दर। अब Django प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। चाहे तो हम लोग Django प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए चाहे तो हम लोग अपने लैपटॉप पे क्रिएट करके PSC पे सेंड कर सकते हैं, या फिर उतना टीडियस काम ना करते हुए चुपचाप Django एडमिन कमांड यूज करेंगे हम लोग एंड डायरेक्टली यहीं पे सर्वर पे क्रिएट कर लेंगे Django प्रोजेक्ट। अब अगर मैं एलएस करूंगा तो ये मेरा Django प्रोजेक्ट बनकर तैयार आ गया। अब बारी आता है माइग्रेशंस करने का। माइग्रेशंस क्या बता रहा हूँ, इसके अंदर manage.py माइग्रेशंस बेसिकली टेबल्स है कुछ जो कि मेरे Django सर्वर को चलाने के लिए जरूरी है। तो वो चीज को मैं माइग्रेट करता हूँ एंड ये चीज को यहाँ पे अभी देखो, यहाँ ls करने पे Django प्रोजेक्ट manage.py है सिर्फ। अब पहले जब हुआ था, और अब जब मैं यहाँ से कॉपी करके जब माइग्रेट कर दूंगा, इसके बाद वहां पे वापस जाके मैं जब ls करूंगा ls बाहर आ गया मैं, Django एक आना चाहिए SQLite, ये DB SQLite 3। तो इस डेटाबेस में वो अपने Django सर्वर को चलाने, Django के ऐप को चलाने के लिए, सर्वर को चलाने के लिए वो कुछ अपने टेबल्स एंड डेटाबेसेस को क्रिएट कर लेता है। ये बस उसके लिए। नेक्स्ट, अब Django प्रोजेक्ट का सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, क्योंकि अब इसके बाद स्टैटिक का कॉन्सेप्ट आने वाला है। स्टैटिक क्या है मेरा? स्टैटिक है मेरा मीन्स जैसे कि HTML CSS फाइल्स हुआ, यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे उस तरह का फाइल्स हुआ जो कि मेरा बताएगा कि कोई भी एप्लीकेशन जब मैं Django का चलाऊंगा तो उसमें वहाँ जैसे हेडर रहता है, कोई कलर रहता है, कोई डिजाइन रहता है, तो वो सारे को हम लोग स्टैटिक फाइल्स कहते हैं। अब जब मैं सिंपली होस्ट करता हूँ तब तो ठीक रहता है, क्योंकि
सिंपल होस्ट किए हम लोग, तो डायरेक्ट जेंगो सर्वर को होस्ट कर। यहाँ मेरा एनजीनिक्स ये काम करने वाला है, तो ये स्टैटिक उसको बताना पड़ेगा कि मेरा स्टैटिक चीज कहाँ से है। एनजीनिक्स हमको जेंगो के लिए स्टैटिक चाहिए, कहाँ से तुम उठाओगे, तो उसके लिए हमको ये कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करने पड़ेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशंस ये भी बताते हैं। ये खुल गया मेरा सेटिंग्स डॉट पाई, ये जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स डॉट पाई है। एंड इसमें पहला काम इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकूं। नहीं तो ये जो स्टैटिक रूट है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में बाहर एक स्टैटिक फोल्डर आने वाला है, इसको मेरा एरर दे देगा। बस सही है। फिर अलाउड होस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जेंगो प्रोजेक्ट जब भी रन करेगा तो वो उसको कोई ना कोई होस्ट उसको कॉल कर रहा होगा, कोई किसी डीएनएस पे। जैसे कि हम लोग जब इस जगह पे, जब यहाँ पे ये है, ये चीज मेरा डीएनएस है जिससे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो जेंगो प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट तभी रन करेगा जब उस अलाउड होस्ट में मैं ये नाम लिख दिया रहूंगा कि हाँ, तुमको इससे मैं कॉल करूंगा तब तुम रिस्पॉन्ड करना। तो वहां पे अलाउड होस्ट में इसलिए चेंज करना जरूरत है। यहाँ पे फिलहाल कोई भी अलाउड होस्ट में नहीं है। तो कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, इसलिए सिंपल स्टार डालने से सारे सारे डीएनएस को वो अलाउ कर देगा। कोई भी डीएनएस उसको कॉल किया जा सकता है। और एंड में अपना स्टैटिक फोल्डर बताएंगे कि स्टैटिक तुमको कहाँ रखना अपना सारा, ताकि बाद में इंजीनिक्स को बता दें कि वहां से तुम स्टैटिक उठा लो। बस सेव कर देते हैं, कंट्रोल वाली सही है। एलएस कहाँ पे मैनेजर पाई है मेरा। अब कलेक्ट स्टैटिक, ताकि वो जितना भी मेरा जेंगो प्रोजेक्ट का स्टैटिक फाइल्स है उसको वो कलेक्ट करके रख दे। इसके लिए यहाँ पे पाइथन मैनेज.py कलेक्ट स्टैटिक की ये सारा सिंटेक्स एरर, मैंने सिंटेक्स एरर दे दिया। क्या सिंटेक्स एरर हुआ? सेटिंग्स डॉट पाई में कहीं सिंटेक्स एरर है, एक बार जाके चेक करो उसमें। स्टैटिक वाली लाइन में तो सबसे लास्ट में कॉपी करिए। ये ठीक है। इनपुट बस सही है। एंड स्टैटिक रो पेस्ट किया गया। थिंक यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस का कोई जरूरत नहीं है। स्पेस से फर्क नहीं पड़ेगा। शो तो नहीं होना चाहिए था। करना दोबारा दोबारा से स्टार्ट। कलेक्ट स्टैटिक क्या? ओके, एक काम करो, स्टैटिक के बाद शायद से जो ये ब्रैकेट है इसके बाद उसमें कुछ एम्प्टी लाइंस आ रही हैं। ओ ये नो कहीं नो पे नो, रुकिए रुकिए। नहीं, स्टैटिक फोल्डर हम लोग क्रिएट नहीं किए। mkdir या स्टैटिक करना पड़ेगा शायद। नहीं, वो अपने आप कर लेगा, स्टैटिक फोल्डर क्रिएट कर लेगा। एक बार दोबारा से खोलो सेटिंग्स डॉट पाई, उसमें शायद से कॉपी पेस्ट में कहीं कुछ नीचे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ गए हैं। एकदम लास्ट में जाओ
और ये ऊपर ट्रिपल कोट्स लगे हैं निखिल, सबसे टॉप पे जाओ एक बार, एकदम टॉप पे जाओ, देखो जहाँ पे वो तुमने इंपोर्ट ओएस वाला किया ना, यहाँ पे ये इंपोर्ट ओएस से पहले ट्रिपल डबल कोट्स डाल दो 3 बार। वो कॉपी पेस्ट करने में शायद चले गए होंगे, इंपोर्ट ओएस अच्छा, से जस्ट ट्रिपल डबल कोट्स, हाँ करेक्ट। हाँ ये क्योंकि ऊपर कमेंट है, वो कमेंट उठ के डायरेक्टली उस कोड का पार्ट बन गया था। करेक्ट, इसको अब सेव कर दो, नाउ ट्राई। रन करना चाहिए। एंड कलेक्ट स्टैटिक, यस करेक्ट स्टैटिक डन। इतना स्टैटिक फाइल्स कॉपी टू यहाँ पे। अब आता है जी यूनिकॉर्न स्टार्ट शेल। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस पोजीशन से हम लोग अपने जी यूनिकॉर्न को अपने जैंगो प्रोजेक्ट से लिंक कर रहे हैं ताकि वहां पे वर्क कर सके। ये लिंक बनाने के लिए इस फाइल तक पहुंचना पड़ेगा, यूनिकॉर्न स्टार्ट शेल। शेल स्क्रिप्ट उसका टाइप है, उस वैरायटी का वो फाइल है, एंड वो मिलेगा हम लोग को बिन में। बिन मेरा यहाँ नहीं है, cd डॉट बिन मेरा यहाँ पे होगा, मेरा बिन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो नैनो डालेंगे तो वो क्रिएट करके उसको खोल देगा, हम लोग उसमें टाइप कर सकेंगे। ये बन गया मेरा। सो अब एक एक करके बताते जाता हूँ क्या क्या है। पहला, इससे हम लोग बता रहे हैं कि ये जो मेरा फाइल है ये एक बैश फाइल बनने वाला है। शेल स्क्रिप्ट फाइल की तरह वर्क करेगा ये, ताकि इसको बाद में हम लोग एग्जीक्यूटेबल बना सके और एज अ प्रोसेस हम लोग इसको यूज कर सके। नेम जैंगो प्रोजेक्ट, मेरा जो प्रोजेक्ट का नेम जो हम लोग जैंगो का बनाए उसका नाम ही है जैंगो प्रोजेक्ट। तो ये सही है। डायरेक्टरी dir ये किस जगह पे अवेलेबल है, जैंगो प्रोजेक्ट हम लोग कहाँ बनाए थे, तो उबुंटू खोलते के साथ वहीं पे जैंगो प्रोजेक्ट हम लोग को मिलेगा। फिर आता है यूजर का मेरा नाम उबुंटू बाय डिफॉल्ट देता है। जो हम लोग उबुंटू के अंदर वर्क कर रहे हैं उसमें नाम ही है, क्योंकि आप लोग को याद होगा जब मैं शुरू में पुट्टी में लॉगिन कर रहा था तो वहां बोला कि लॉगिन एज, तो मैं उबुंटू लिखा तब आया क्योंकि मेरा यूजर उबुंटू था। फिर ग्रुप बाय डिफॉल्ट किसी भी यूजर का ग्रुप उसका नाम ही रहता है, अगर आप उसको चेंज नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट वही आता है। हर एक यूजर का एक अपना ग्रुप होता है, तो वो बस है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। वर्कर्स डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ साइमल्टेनियस प्रोसेसेस और कमांड्स और रिक्वेस्ट जो कि मेरा ये जी यूनिकॉर्न एक बार में प्रोसेस करेगा, या जिसको मैं जिसको रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं 3 डाला हूँ। जनरली इसका फॉर्मूला भी एक होता है कि 2 इंटू नंबर ऑफ वर्चुअल कोर्स प्लस 1। तो यहाँ पे 3 हम लोग के लिए काफी है, क्योंकि हम लोग 3 से ज्यादा कॉल्स एक बार में अपने सर्वर पे नहीं करने वाले। नहीं लाइक इसमें छोटा सा करेक्शन है कि नंबर ऑफ कॉल्स नहीं है, ये बेसिकली नंबर ऑफ वर्कर्स है प्रोसेसिंग दोस कॉल्स। एक वर्कर मल्टीपल कॉल्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है, मे बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ अच्छा, रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। तो having a 3 number is a substantial amount to like hundreds of thousands of requests simultaneously ये सर्व कर पाएगा। तो जो फॉर्मूला बताया कि 2 into number of virtual CPUs और number of cores मल्टी टू into number of cores plus 1 जो फॉर्मूला बताया, तो दिस इज अ कन्वेंशनल फॉर्मूला एंड या दिस इज गुड टू गो, लाइक फॉर्मूला एकदम लाइक ठीक है, कन्वेंशनली यूज होते हुए है। इसका बस बेसिकली काम क्या है कि जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं वो कितना कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पे 3 वर्कर्स जो हैं वो सिस्टम के रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे एंड आपकी प्रोसेस को सॉरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर या द करेक्शन। और अब बाइंड से हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि मेरा जी यूनिकॉर्न का सॉकेट फाइल कहाँ पे बनने वाला है। एक्चुअली क्रिएट ही हुआ एंड ये यहाँ पे हम लोग बता दिए। ये सॉकेट फाइल का यूज बाद में आएगा जब हम लोग उसको इंजीनिक्स को अपना जी यूनिकॉर्न से दोनों प्रोसेस को एक साथ लिंक करना चाहेंगे। एंड
नेक्स्ट, ये मेरा सेटिंग्स डॉट पाई अब कहाँ पे मिलेगा, ये सारा प्री रिक्विजिट चीज है जो हम लोग को देना पड़ता है कि मेरा सेटिंग्स डॉट पाई कहाँ पे है प्रोजेक्ट का, जैंगो प्रोजेक्ट का, मेरा वर्सी डॉट पाई कहाँ पे है जैंगो प्रोजेक्ट का, तो ये भी बता दिया। एंड लॉग लेवल एरर, लॉग लेवल का मतलब ये है कि मेरा जो लॉग फाइल है यूनिकॉर्न का, वो उसमें कब लॉग्स भेजना है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन किया कि एरर, जैसे ही एरर आए तो तुमको वहां पे एक लॉग भेजना, ताकि जब भी एरर आए तो वहां पे हम लोग एक्सेस कर सके कि हाँ क्या एरर आया था, तो वहां पे शो कर देगा। ठीक है, ये ठीक है। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ। cddir डायरेक्टरी जो यहाँ पे हम लोग बताए, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं कि हम लोग को अब एग्जीक्यूट करना, मीन्स ये जो gUnicon स्टार्ट फाइल है, ये जैसे ही ये जब एग्जीक्यूट होना चालू करेगा तो हम लोग को चाहिए कि ये मेरा Django प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चालू करे। उसके लिए अब हम लोग यहाँ पे dir में Django प्रोजेक्ट तक पहुंच गए। सोर्स डॉट 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 बिन एक्टिवेट यहाँ पे लिखने का मतलब ही ये है कि जैसे ही तुम यहाँ तक आए तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट में चल जाओ, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अब मेरा वर्क करना चाहिए सारा कुछ, ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट को उस समय ऑन कर लेगा एंड हम लोग का वर्क उसमें चलेगा। फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट मीन्स हम लोग सेम यहाँ पे, ये एक ऊपर में प्रोसेस था, फिर अब इसके साथ साथ मैंने चाहता कि नहीं, जैसे नहीं मैं वो गलत बता रहा हूँ, वो एग्जैक्ट का था, एग्जैक्ट का मतलब था कि मेरा प्रोसेस चेंज ना, एक्सपोर्ट का सिर्फ इतना मतलब था कि मेरा ये बाहर में भी रन करेगा, अब एक्सपोर्ट करेंगे तब ये जो फाइल है वो एक प्रोसेस की तरह रन करेगा, कि इसको एक सिंगल प्रोसेस की तरह मैं रन कर पाऊंगा एक्सपोर्ट से। लाइक बेसिकली एक्सपोर्ट का काम क्या है कि जो आप नीचे ग्रीन यूनिकॉर्न वाली कमांड चलाओगे तो उसको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स चाहिए उस हाँ कमांड हाँ, को प्री चलाने। रिक्विजिट था, सही सही सही, वो प्री रिक्विजिट था कि मेरा जब भी Django प्रोजेक्ट का वो वाला चलेगा उसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो उसको बताना जरूरी है, जैसे कि ऊपर में बताना जरूरी था कि मेरा Django प्रोजेक्ट सेटिंग्स कहाँ पे है, वर्की कहाँ पे है, तो सेम चीज यहाँ पे एक्सपोर्ट में हम लोग बता रहे हैं। अब आया एक्सेक वाला है कि मेरा जो प्रोसेस है इसको एक सिंगल प्रोसेस की तरह वर्क कराओ, क्योंकि नीचे जो सब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाला ऊपर से एग्जीक्यूट करता है उसके बाद फिर अलग प्रोसेस बना के फिर से दो प्रोसेस चला रहा है फालतू का, तो सेम सेम जगह पे चलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मैं सेम प्रोसेस में सिंगल प्रोसेस में ही चलना चाहिए, उसके लिए एग्जैक्ट का यूज किया, उसके बिना करेंगे तो दो प्रोसेस से यूज करेगा। एंड यहाँ पे नेम डिफाइन कर दिया, वर्कर्स यूजर ग्रुप बाइंड ऊपर वाला, यहीं से सारा कुछ ले ले रहे हैं कि यही सब चीजें सेम है, सेम Django प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। लॉग फाइल माइनस, ये चीज एक इम्पोर्टेंट है कि जब भी इसको इसके पास जब भी कोई एरर आएगा तो वो क्या करेगा, वो उसी जैसे मान लो अगर हम लोग टर्मिनल पे इस चीज को वर्क करें तो वो उस टर्मिनल पे ही फेंक देगा, वहीं पे शो कर देगा कि हाँ मेरा ये एरर आया। तो अब चूंकि हम लोग इस Django प्रोजेक्ट को रन करने वाले gUnicon से, तो gUnicon डॉट एरर डॉट लॉग्स जो है वहां पे वो ये gUnicon को दे देगा। अब gUnicon के पास जब आ गया तो हम लोग बाद में वहां डिफाइन करेंगे कि कहाँ पे मेरा ये एरर फाइल एरर मैसेजेस कहाँ पे स्टोर होने चाहिए, वो फाइल हम लोग बाद में डिफाइन करने वाला है। Okay, so let's save this and तो अब एक चीज देखना जरूरी है कि ये जो मैं फाइल बनाई ये भी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, मेरा मकसद है इसको एग्जीक्यूट करना जब वो स्टार्ट हो, इसको पहले एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं यहाँ इस कमांड से हम लोग। सो अब अगर मैं एलएस करूँगा तो ये ग्रीन हो गया, यहाँ पे ग्रीन नहीं था यहाँ पे ग्रीन हो गया, यानी कि एग्जीक्यूटेबल हो गया। अब इसके अंदर जैसे कि हम लोग
बहुत कुछ डिफाइन किए, उसमें एक जगह पे रन फोल्डर एक था, फिर से एक और लॉग्स का भी जहाँ पर हम लोग डिफाइन किया, तो वो सब एक्चुअली भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इन दोनों कमांड से हमको वो चीज बनाना भी जरूरी है। तो et.log हम लोग बाहर आते हैं पहले। अब यहाँ पे ये दोनों चीज हमको चाहिए, तो mkdir run एंड mkdir logs, ये दोनों आ गया। अब हमको GUnicron का एरर वाला बना देना है, क्योंकि ये भी एक डिपेंडेंसी था जो कि मैं अंदर में लिखता हूँ। लॉग्स, अब अगर हम एल्स करेंगे तो यहाँ पे लॉग्स भी बन चुका है, यहाँ पे मेरा रन भी बन चुका है। cd अगर लॉग्स करते हैं तो इसके अंदर भी GUnicron error.log बन चुका है, जो कि पहले नहीं था, पहले यहाँ पे कर रहा था। तो नेक्स्ट, अब कॉन्फ़िगरेशंस हमको डिफाइन करना जरूरी है कि अब मैं अपने सुपरवाइजर का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ कि Django प्रोजेक्ट में इसको क्या क्या कैसे कैसे, जो सॉकेट है मेरा, सॉकेट का कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला फाइल आ गया, इसको पहले कॉपी करता हूँ, फिर एक एक करके बताते हैं। मेरा प्रोजेक्ट का, मेरे प्रोग्राम का नाम है Django प्रोजेक्ट, जो कि हम लोग क्रिएट किए थे, उसको वो रन करना है। ठीक है, कमांड कि क्या सुपरवाइजर ऑन करने पे क्या करेगा, तो वो GUnicron स्टार्ट फाइल जो अभी हम लोग इस जगह पे जाके उसमें बताएं कि तुमको Django प्रोजेक्ट रन करना है, कहाँ तुमको क्या मिलेगा, उस फाइल को ये एग्जीक्यूट करेगा इस जगह पे जैसे ही मेरा सुपरवाइजर ऑन हुआ। फिर यूजर मेरा उबुंटू है, ऑटो स्टार्ट ट्रू, जैसे ही मेरा स्टार्ट हो वैसे ही मेरा GUnicron भी स्टार्ट होना चाहिए। ऑटो रीस्टार्ट, जैसे ही रीस्टार्ट हो वैसे ये भी रीस्टार्ट करो। ठीक है, रीड यहाँ पे std out लॉग फाइल, अब ये हम लोग डिफाइन किए हैं, जो एक सेकंड यहाँ दिखाता हूँ, ये लॉग लेवल एंड ये जैसे ही ये बाहर फेंकता है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट पे बाहर फेंकता है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट इस लॉग फाइल में जाना चाहिए, ये वाला क्या, एंड रीडायरेक्ट स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल्स ट्रू, कि अब अगर इस सुपरवाइजर को भी कहीं पे एरर मिलता है तो ये भी जाएगा मेरा इसी लॉग फाइल में। तो ये लॉग फाइल जो GUnicron error.log है, ये दो एरर्स को रिकॉर्ड कर रहा है। पहला एक जो यहाँ से आ रहा है, सेकंड जो अपना सुपरवाइजर का अपना है, एक GUnicron का और एक अपना सुपरवाइजर का, तो दो जगह का एरर एक लॉग फाइल में यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, एंड हाँ, ये बस इतना इसमें डालना था। अब हम लोग उसको, उस कॉन्फ़िगरेशन को सुपरवाइजर को रीड करा देते हैं कि देखो ये हम लोग करने हैं। तो Django प्रोजेक्ट अवेलेबल, सही है, ऑल गुड, एंड इसको फिर अपडेट भी कर देता हूँ। तो ये हो गया अपडेट, उसको ले लिया। अब एक बार रीस्टार्ट मार देते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट, एंड फॉर कंफर्मेशन लेट्स चेक आउट स्टेटस की रनिंग दिखा देगा, तो सब बढ़िया है। यस, रनिंग। अब नेक्स्ट आता है साइट्स अवेलेबल में जाके Django प्रोजेक्ट का हमको चेंज करना है। तो वही पहले कॉपी करते हैं, जाके दिखाते हैं। ये हमारा, ये आया मेरा साइट्स अवेलेबल। साइट्स अवेलेबल क्या है, साइट्स अवेलेबल मीन्स किसी भी सर्वर के अंदर कौन कौन सा लोकेशन है, कहाँ कहाँ हम लोग जा सकते हैं। साइट्स अवेलेबल और एक साइट्स इनेबल्ड, साइट्स इनेबल्ड बाद में आएगा, पहले साइट्स अवेलेबल। साइट्स अवेलेबल मीन्स क्या क्या, मीन्स कैसा कैसा प्रोजेक्ट अवेलेबल है मेरे पास, कौन कौन सा सर्वर अवेलेबल है, तो वो डिफाइन करा हम लोग का। अपस्ट्रीम ऐप सर्वर मीन्स जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो चीज कहाँ जा रहा है, तो होम उबुंटू जैसे ही आएगा उसको मैं सॉकेट फाइल में भेजूंगा, क्योंकि ये Nginx का है। हाँ, Nginx का है, Nginx के पास जैसे ही मैं, वो क्लाइंट जैसे ही मेरे पास Nginx तक पहुंचा, Nginx वहां से भेजेगा अपना सॉकेट फाइल में, और फिर सॉकेट फाइल से GUnicron से Django प्रोजेक्ट और मेरा रन करते हुए शो हो जाएगा। तो कॉपी मारते हैं,
सारे रिक्वेस्ट को ये रीडायरेक्ट करेगा सॉकेट फाइल में। और अब हम लोग को अपना nginx सर्वर को डिफाइन करना होगा। ये पहले कॉपी मार के फिर एक लाइन तक जाता हूँ। तो ये आ गया सब कुछ। तो ये अब हम लोग अपना nginx सर्वर को यहाँ पे डिफाइन करें कि मेरा nginx सर्वर पोर्ट 80 पे चलता है, जैसे कि मैं शो किया था एकदम स्टार्टिंग में कि सिर्फ वो पोर्ट 80 पे ही चलेगा। मेरा सर्वर का नेम यहाँ पे मेरे को अपना सर्वर का नेम डालना पड़ेगा। मेरा सर्वर का जो नेम है वो पब्लिक DNS ये आएगा ये वाला। निखिल, बिफोर यू फॉरगेट, लाइक यू हैव मिस्ड वन कर्ली ब्रैकेट, जो बंद करने वाला होता है ना, लास्ट वाला, वो कॉपी नहीं हुआ आपका सही से, उसको कॉपी कर लेना लास्ट में। पेस्ट करने के बाद कॉपी आया उसमें पेस्ट कर देना नीचे, मतलब डाल देना एक। हाँ ये यहाँ पे हाँ इस जगह पे हाँ, गाना चाहिए सही से। थैंक यू। cool. और ये आ गया एंड लास्ट में बंद कर देते हैं। नहीं तो एरर होगा। ठीक है। अब मेरा सर्वर का नेम है जो जिस सर्वर से यहाँ पे मैं कॉल करने वाला हूँ सही है ये चीज। एक्सेस लॉक क्या है कि जैसे nginx जो है, nginx सबसे सामने वो मेरा रिवर्स प्रॉक्सी है कि उस वो हैंडल करने वाला सबसे पहले क्लाइंट का कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा मेरा nginx के पास। तो जैसे ही मैं उस DNS को हिट करूंगा तो मेरा जो IP एड्रेस है वो भी दिखेगा nginx को। तो वो nginx क्या करेगा, ये nginx access.logs जो है इसके अंदर स्टोर कर देगा मेरा IP एड्रेस, मेरा IP एड्रेस का प्रॉपर्टीज जो भी है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। error.log nginx का जो भी एरर आएगा उसको भाई यहाँ पे डालो, सिंपल सी चीज है। स्टैटिक्स कहाँ पे मिलने वाला है, मेरा Django Bridge का जो स्टैटिक है उसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना, कि डिफाइन करेंगे nginx को बताएंगे कि तुमको कहाँ से लेना है। वहाँ तो पहले माइग्रेशन करके हम लोग डाल दिए कि तुम्हारा जितना स्टैटिक फोल्डर है डालो इस स्टैटिक में, तुम्हारा जितना स्टैटिक फाइल से डालो इस स्टैटिक फोल्डर में। अब इसको बता रहे हैं कि देखो माइग्रेशन से स्टैटिक नहीं बताया हमने माइग्रेशन नहीं, पाइथन में क्रिएट कलेक्ट स्टैटिक कलेक्ट। करेक्ट यस, कलेक्ट स्टैटिक से हमने उसको वहाँ पे डाल दिए थे। तो अब यहाँ बता रहे कि यहाँ पे तुमको स्टैटिक मिल जाएगा। अब ये चीज जो है मीन्स कोई भी जब रिक्वेस्ट आया तो ये जो $URI है इसका काम क्या है, मीन्स यहाँ पे लिखने का ही काम क्या है कि सबसे पहले जो मैं यहाँ लोकेशन बताया हूँ पहले वहां पे चेक करेगा कि क्या हमको स्टैटिक फाइल्स मिल रहा है क्या। ये इस फंक्शन का फंक्शन है। तो वहां पे पहले ट्राई करेगा कि क्या हमको यहाँ पे ये स्टैटिक फाइल्स मिल रहा है। अगर मिल गया तो ऑल गुड, यहाँ से रन कर देगा सारा चीज स्टैटिक सारा उठा के। अगर नहीं मिला तब वो प्रॉक्सी टू ऐप करेगा। अब प्रॉक्सी टू ऐप क्या है उसको हम लोग अब इसके आगे डिफाइन किए हैं। सो प्रॉक्सी टू ऐप मीन्स वो मेरा जो Django सर्वर Django ऐप जो एंड में रन कर रहा है उसको ये डायरेक्टली रन करेगा। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग हेडर डिफाइन कर दिए हैं, प्रॉक्सी सेट हेडर होस्ट बता दिए कि जो मेरा ये होस्ट है इससे जब भी आएगा मीन्स ये प्रॉक्सी टू ऐप का यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। जैसे ही प्रॉक्सी टू ऐप वाला का रन करने की कोशिश करेगा तब यहाँ से ये सारा रन होना। तो मेरा इससे जब आ रहा है तभी तुम रिस्पॉन्ड करोगे। रीडायरेक्ट ऑफ मैं मीन्स हमको बताना नहीं है क्लाइंट को कि हाँ मैं यहाँ से nginx से रीडायरेक्ट करके Django तक जा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बता रहा, इसलिए रीडायरेक्ट ऑफ कर दिया। और पास HTTP ऐप सर्वर की तभी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा मीन्स मेरा ऐप सर्वर पे जाना है, मेरा Django सर्वर पे जाना है, Django का जो एंड में रन करेगा कि जो भी लेके आए हम लोग रिक्वेस्ट उसको हम डायरेक्टली भेज दो पीछे Django तक। ओके एंड ये सब कुछ तो कॉपी करके डाल दिए, ठीक है। ओके कोई कुछ पूछना चाहेगा, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कोई कुछ पूछेगा। हाँ निखिल, हाय, एक चीज पूछनी थी। इस वाली स्लाइड पे आओ, स्लाइड नंबर 17।
17 ही है, एक सेकंड इसको मैं और करता हूँ। हाँ, तो इस पे जो हम अपस्ट्रीम ऐप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर हमने जो एक ब्लॉक क्रिएट किया, हम्म, उसके अंदर जब हमने ये फाइल इस पे सर्वर यूनिक्स ये जो हमने पाथ लिखा, हम्म, जैसे इस पे अब हमने हम ये कर रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट इंजनएक्स पे आ रही है, हम उसे रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपने जैंगो सर्वर पे, है ना? नहीं तो नहीं जो नहीं, ये सॉकेट हमने पे, सॉकेट पे भैया, सॉकेट पे मीन्स हाँ ठीक है, सॉकेट सॉरी, पे, सॉकेट पे। तो क्योंकि हमको सॉकेट जी के यूनिकॉर्न बाद को देना है हम्म, हम्म, वहां तो से सॉकेट। सॉकेट नहीं नहीं, आप बोलिए। सॉरी, तो सॉकेट से जो फाइल हमारी जैंगो सर्वर पर जैसे इंजनएक्स और हमारा जैंगो सर्वर दो हमारे प्रोसेसेस हैं। जीशॉक हमने उसमें बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए एक यूनिक सॉकेट क्रिएट किया। तो जब हम रिक्वेस्ट एक्चुअली नहीं, क्योंकि जो सॉकेट है ना, वो सॉकेट सिर्फ आपका सुपरवाइजर और इंजीनियर्स के बीच में है। सॉकेट सिर्फ ये दो, जेंगो जो पीछे है, वो प्रोसेस नहीं, प्रोसेस आपका इंजीनियर्स है, प्रोसेस आपका ये जी यूनिकॉर्न है। नहीं ये नहीं, दोनों को एक देखो देखो, क्या। मैं क्लियर करता हूँ कि जो आपका सॉकेट है वो आपका कम्युनिकेशन बना रहा है ग्रीन यूनिकॉर्न जो आपका वसगी चला रहा है और आपके इंजन एक्स के बीच में। एंड वो हाँ, सॉकेट बनाने के लिए वी हैव यूज्ड सुपरवाइजर। हम वो सॉकेट बना रहे हैं हम्म, एक शेल स्क्रिप्ट के थ्रू और वो शेल स्क्रिप्ट रन कर रहा है सुपरवाइजर। ठीक है, यस, अब बताओ रहे आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, मेरा तो क्वेश्चन ये था कि जैसे भी कोई रिक्वेस्ट हमारे इंजनएक्स पर आई, इंजनएक्स के साथ हमने उसे ये सॉकेट फाइल का जो हमने शेल फाइल बनाई उसका पाथ दे दिया। तो जब ये सॉकेट फाइल बीच में कम्युनिकेट कराएगा, तो क्या जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो डायरेक्ट ऐसे जाएगी कि इंजनएक्स फिर जीशॉक के पास गई, यूनिकॉर्न जी यूनिकॉर्न डॉट सॉक फाइल के पास गई और फिर उसने उसे रीडायरेक्ट करा जैंगो सर्वर पे, या फिर वो देखो, डायरेक्टली मतलब हाँ उसमें जी सॉक का कोई काम है, या वो हमेशा बिल्कुल एक्टिवेटेड है? नहीं। देखो, ग्रीन यूनिकॉर्न आपका एक प्रोसेस चल रही है और दूसरा आपका इंजन एक्स एक प्रोसेस चल रही है। अब इंजन एक्स को ग्रीन यूनिकॉर्न तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? देयर हैज टू बी इन बिटवीन, राइट? देयर आर टू प्रोसेसेस हम्म, व्हिच वांट टू कम्युनिकेट एंड यूनिक हम्म, सॉकेट इज एसेंशियली सर्विंग दैट पर्पस। सॉकेट का एक ही काम होता है, टू हैव अदर प्रोसेस। तो ये जी यूनिकॉर्न ओके, डॉट सॉक बनाया हमने, दैट इज अलाइव। जब तक आपका सिस्टम अलाइव है उसका तब तक ये अलाइव है। एंड जैसे ही इंजन एक्स के पास कोई रिक्वेस्ट आएगी वो ग्रीन यूनिकॉर्न को पास कर देगा वाया दिस सॉकेट। ओके। तो एवरी टाइम द रिक्वेस्ट इज redirecting to this socket and then it is redirecting the request to the ग्रीन यूनिकॉर्न, gene, हाँ, ओके, ग्रीन यूनिकॉर्न जो वसगी चला रहा है उसको उसको पास कर देगा बेसिकली। ओके। ओके। थैंक यू निखिल। गुड। और कोई कुछ बेसिक, कुछ भी, इफ एनीवन वांट्स। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया। अब मेरा ये सारा कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली डन हो चुका है, लगभग थोड़ा सा बाकी है। एक एक्चुअली एरर आता है अगर हम लोग ये स्टेप नहीं लेंगे तो। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो ये जो डीएनएस है, इसका जो नेम है, ये एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इंजीनियरिंग के लिए भारी है, बड़ा है, तो उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा कि उसका बकेट साइज बढ़ाना पड़ेगा इस फाइल के अंदर जाके, ताकि उसमें वो जब नेम आए मेरा, तो वो ऐसा ना हो कि हमको एरर दे दे कि नेम इज टू बिग। तो इसलिए हमको ये एक प्री रिक्विजिट टाइप चीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आना है एंड ये हटा के डाल दिया 128 जस्ट टू बी प्रोटेक्टिव होगा। तो ये भी काम हो गया। अब जस्ट एंड में सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं एक बार। एंजिनिक्स को मेरा जितना हम लोग चेंज किए सब सही सही है कि नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा।
the syntax is okay, the test is successful, चलो बढ़िया, तो मेरा इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। ये था कि अगर मेरा यहाँ एरर शो कर दे, तो एरर क्या है ये फाइंड करने के लिए मैं ये वाला कमांड डालता एंड उनको बता देता कि एरर क्या। अब साइट्स इनेबल्ड वाला यहाँ पे आया कि एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, वहां पहुंचे। अच्छा ठीक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा दो फोल्डर रहता है, साइट्स अवेलेबल एंड साइट्स इनेबल्ड। साइट्स अवेलेबल में अभी अभी हम लोग जाके यहाँ पे ये सब टाइप किए थे। अब साइट्स इनेबल्ड में उसको बताना होगा कि हाँ इस चीज को इनेबल करना है कि ये चीज पॉसिबल है, ये प्रोसेस होना चाहिए, इसको कॉल कर सकते हैं। तो वहां पे उसको पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं, वहां पे एक शॉर्टकट बना देंगे हम लोग इससे वहां पे उस इनेबल्ड साइट्स के अंदर अवेलेबल साइट में जो एक फाइल है उसका शॉर्टकट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर देंगे। इस कमांड से क्रिएट हो गया वहां पे, और बस Nginx को एक बार रीस्टार्ट, ये लिया रीस्टार्ट, Nginx रन कर रहा है। अब जब हम लोग अपना ये वेलकम टू Nginx वालों को हम लोग रिफ्रेश मारेंगे, अभी Django पे हम लोग का चलने लगा। मीन्स हम लोग का अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग ये बीच में सुपरवाइजर एंड GUnit नहीं डालते तो क्या होता कि मेरा यहाँ पे Nginx शो कर रहा था, और यहाँ पे अगर आके मैं पोर्ट 8000 डालता तो मेरा ये आता। बशर्ते कि अगर मैं पीछे से वहां पे इस पुट्टी में से जाके manage.py run server कर चुका हूँ, तब वो चीज होता है। अब क्या हो रहा है, अब मैं अगर यहाँ से अपना इसको बंद भी कर दूं, yes, I want to close this session, तब भी ये वर्क करेगा, क्योंकि जितना देर ये इंस्टेंस मेरे यहाँ पे रन कर रहा है उतना देर वहां पे मेरा Nginx रन करना है, सुपरवाइजर रन कर रहा है, GUnit रन कर रहा है। तो जितना देर वो सब चलेगा इसको भी चलाते रहेगा। तो हमको ये जो पुट्टी में से जाके हमको जो मैनुअली जो सब करना पड़ता है ये सब ऑटोमेटेड हो गया, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड। मेरा ये पोर्ट 80 पे ऑटोमेटिक रन कर रहा है, हमको यहाँ 8000 नहीं लिखना पड़ रहा, हमको पाइथन manage.py रन सर्वर नहीं करना पड़ रहा। बस मेरा दोनों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। And that's it in the demonstration. So और कोई कुछ अगर क्वेश्चंस पूछना चाहे तो पूछिए। ग्रेट निखिल, लाइक बड़ा फास्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन था, एंड लाइक यू हैव सेट अप ऑल द पीसेस लाइक ब्यूटीफुली, सब कुछ एकदम सही है। एंड या प्लीज लाइक इफ एनीबॉडी इज हैविंग सम क्वेश्चंस लाइक प्लीज डू आस्क। मेरे से या सर से किसी से भी। या ऑब्वियसली, लाइक कैन यू ओपन दैट, लाइक क्वेश्चन पूछना तो डायग्राम से पूछ सकते। हेलो, या हाय रजत। या मेरा ये क्वेश्चन था कि Nginx हमेशा पोर्ट 80 पे ही चलेगा या फिर किसी और पोर्ट पे हम उसे वर्क करवा सकते हैं? हम उसे किसी और पोर्ट पे भी वर्क करवा सकते हैं। बाय Like हमने डिफॉल्ट 80 रहता है। हाँ बाय डिफॉल्ट 80 रहेगा, एंड हमने उसमें अंदर वो डाल रखा है ना कि लिसन ऑन पोर्ट 80 Nginx की हाँ जी। कॉन्फ़िगरेशन में, तो दैट्स व्हाई लाइक इट इज लिसनिंग फॉर दैट सर्वर ऑन पोर्ट 80। अदरवाइज जैसे हम अगर SSL इंस्टॉल करते हैं या HTTPS इंस्टॉल करते हैं, एक कोई इनक्रिप्शन मैकेनिज्म लेते हैं उसके लिए HTTP से HTTPS बनाने के लिए, दैट विल रन ऑन पोर्ट 443। ओके ओके। कूल।